अमेरिका का 2024 का राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो बेहद महत्वपूर्ण है। इन चुनावों में कांटे की टक्कर है। इकोनॉमी के जो विषय हैं वो सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं कि उनकी आर्थिक चुनौतियों को एड्रेस करें। इमाइग्रेशन के जो विषय हैं वो भी अमेरिका की राजनीति को और अमेरिका में वोटर्स की चॉइसेस को प्रभावित कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जो व्यूज़ हैं वो इमाइग्रेशन के विषयों पे काफ़ी टफ हैं। अमेरिका में मास शूटिंग की घटनाएं बहुत बढ़ी हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध के फ्रंट पर आप बड़ा परिवर्तन देख सकते हैं। अमेरिका में आम चुनाव है और दुनिया भर की निगाहें इस वक्त अमेरिका पर टिकी हुई हैं कि अमेरिका में इस बार क्या इतिहास कमला हैरिस रचेंगी या फिर ट्रंप दोबारा से अमेरिका की सत्ता में काबिज होंगे। संजीव श्रीवास्तव जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं अमेरिका के चुनाव को? देखिए, अमेरिका का 2024 का राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो बेहद महत्वपूर्ण है। ये न सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के घरेलू विषयों के संदर्भ में बल्कि अमेरिका के जो वैदेशिक जो विषय हैं उसके संदर्भ में भी ये एक महत्वपूर्ण चुनाव है। और इन चुनावों में कांटे की टक्कर है। कमला हैरिस जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हैं और वहीं डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं और पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं। दोनों के बीच में बहुत ही क्लोज मुकाबला होने जा रहा है और ये इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर विजय किसकी हुई, क्योंकि मुकाबला काफ़ी क्लोज है। लेकिन अगर इन चुनावों में और जो पूरी कैंपेन चली है उसमें अगर विषयों की बात करें तो इसमें जो इकोनॉमी के जो विषय हैं वो सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं। अमेरिका के लोग वर्तमान समय में कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस से जूझ रहे हैं। वहाँ पर इन्फ्लेशन का जो संकट है वहाँ पर भी गहराया हुआ है और जाहिर है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो भी वहाँ पे हाल के समय में बढ़ी है। तो ऐसे में अमेरिका की जो जनता है वो अपनी आर्थिक चुनौतियों को जिस तरह से वो फेस कर रही है उसके आधार पर वो एक ऐसी सरकार को चुनना चाहती है कि जो कि उनकी आर्थिक चुनौतियों को एड्रेस करे। और इस संदर्भ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो इकोनॉमी के जो विषय हैं वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जहाँ तक कमला हैरिस का आर्थिक विषयों पर उनके नीतियों का प्रश्न है तो वो भी इस बात को लगातार कह रही हैं कि यदि वो अमेरिका की राष्ट्रपति चुनी जाती हैं तो वो जो मॉर्टगेज क्राइसिस है उसको हल करने में वो अपनी मदद प्रोवाइड कराएंगी, टैक्स कट्स को करेंगी और साथ ही साथ जो मिडिल क्लास है अमेरिका का उसको मदद पहुंचाने में अनेक ऐसी नीतियां अडॉप्ट करेंगी जिससे कि आर्थिक चुनौतियों पे को एड्रेस करने में आसानी हो और इन्फ्लेशन को डील करने में आसानी हो। तो आर्थिक जो विषय हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। अनएम्प्लॉयमेंट के जो रेट्स हैं वो जो बढ़ रहे हैं उसको भी एड्रेस करने के लिए दोनों ही दल और दोनों ही नेता अपना प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, जो अमेरिका में एबॉर्शन राइट्स को लेकर के जो विषय है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। एबॉर्शन राइट का जो विषय है वो एक इमोशनल विषय भी है क्योंकि आप जानते हैं कि 1973 में जो वर्सेस वेड नामक जो वर्डिक्ट आया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का, उसके तहत वहाँ की महिलाओं को एबॉर्शन राइट्स थे। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में इस पूरे निर्णय को बदलते हुए एबॉर्शन पर बैन लगा दिया, उससे वहाँ की अमेरिका की महिलाओं में काफ़ी असंतोष की स्थितियाँ रही हैं। और डेमोक्रेटिक पार्टी लगातार इस बात को कहती रही है कि वो इस बात की कोशिश करेंगे कि फिर से ये जो एबॉर्शन के संबंधित जो कानून था वो फिर से बहाल हो। और इस संदर्भ में कमला हैरिस लगातार कैंपेन करते हुए इस बात को कहती रही हैं कि वो एबॉर्शन राइट्स को रिस्टोर कराने में अपनी पूरी भूमिका और अपना पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप के जो व्यूज़ हैं एबॉर्शन को लेकर के वो कंजर्वेटिव हैं। जाहिर है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था एबॉर्शन राइट को बैन करने का, शुरुआत में तो उसके पक्ष में थे, लेकिन अभी वो ये भी कहना उन्होंने शुरू कर दिया है कि यदि वो राष्ट्रपति बनते हैं तो वो एबॉर्शन के विषयों पे जो अपने किसी ऐसे लेजिस्लेशन पे वो हस्ताक्षर नहीं करेंगे जो कि एबॉर्शन को पूरी तरह से बैन करता हो। तो उन्होंने भी थोड़े अपने व्यूज़ में बदलाव अवश्य किए हैं। तो ये एबॉर्शन का विषय भी महत्वपूर्ण है। तीसरा, इमाइग्रेशन के जो विषय है वो भी अमेरिका की राजनीति को और अमेरिका में वोटर्स की चॉइसेस को प्रभावित कर रहे हैं।
और डोनाल्ड ट्रंप के जो व्यूज़ हैं वो इमिग्रेशन के विषय पे काफ़ी टफ हैं, और वो मैक्सिको अमेरिका के बीच में जो वॉल को बनाने का जो कार्य है उसको वो उन्होंने कहा है कि वो इस अधूरे कार्य को पूरा करना चाहेंगे यदि वो फिर से राष्ट्रपति बनते हैं। और वो मास डिपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, और बड़ी संख्या में जो अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स और इलीगल इमाइग्रेंट्स हैं उनको अपने देश वापस भेजने के लिए सख्त नीतियों को अडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो व्यूज़ हैं एबॉर्शन के ऊपर, इमाइग्रेशन के ऊपर, वो काफ़ी सख्त हैं। लेकिन कमला हैरिस ने इस पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान इमाइग्रेशन के विषयों पर अपने रुख में थोड़ा बदलाव करते हुए ये कहा है कि वो भी जो इलीगल इमाइग्रेंट्स हैं उनके डिपोर्टेशन के लिए कार्य करेंगी। लेकिन उनका जो व्यू है वो ये है कि सभी पार्टीज़ को इसके ऊपर एक कंसेंसस बना के चलना होगा, और वो एक क्रॉस द पार्टी लाइन जो एक कंसेंसस को बनाने की कोशिश चल रही थी उसको फिर से उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहती हैं। लेकिन इमाइग्रेशन निस्संदेह इस चुनाव का एक प्रमुख मुद्दा है। चौथा जो विषय है वो गन कंट्रोल्स को लेकर के है, और अमेरिका में आप जानते हैं कि मास शूटिंग की घटनाएं बहुत बढ़ी हैं, और हर दिन वहाँ पर कोई न कोई जो शूटिंग की घटनाएं होती हैं जिसमें कि निर्दोष लोग मारे जाते हैं। और अमेरिका में आप जानते हैं कि वहाँ पे जो संविधान का सेकेंड अमेंडमेंट है उसके तहत वहाँ के लोगों को गन रखने का राइट है, और लेकिन उसका दुरुपयोग बहुत होता है। तो और मास शूटिंग की घटनाएं, स्कूलों में बच्चों के ऊपर शूटिंग की घटनाएं बहुत होती हैं अमेरिका में। तो उन सारे विषयों को एड्रेस करने की प्रक्रिया में डोनाल्ड ट्रंप का जहां तक रुख है, डोनाल्ड ट्रंप इस विषय में कंजर्वेटिव हैं, और वो नेशनल राइफल एसोसिएशन जो कि एक गन लॉबी है उसके विषयों को उसके द्वारा जो भी दबाव बनाया जाता है उससे रिपब्लिकन पार्टी काफ़ी प्रभावित रहती है। और एनआरए की लॉबिंग की वजह से रिपब्लिकन पार्टी गन कंट्रोल लॉज के स्ट्रांगर बनाने में ज़्यादा उसके पक्षधर नहीं है। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी का जो व्यू है कि गन कंट्रोल के जो लॉज हैं वो स्ट्रिक्ट होने चाहिए, और कमला हैरिस ये कहती हैं कि यदि वो फिर से सत्ता में यदि वो अमेरिका की राष्ट्रपति बनती हैं, वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति हैं, तो ऐसे में वो गन कंट्रोल्स को अधिक स्ट्रांगर बनाने के लिए और नए बड़े गन कंट्रोल लॉज के लिए कार्य करेंगी। तो ये गन कंट्रोल का विषय भी महत्वपूर्ण है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो वैदेशिक मामलों का जो विषय है वो है रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध और इजराइल की आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई, जिसमें कि हमास, हिजबुल्लाह, हुती के खिलाफ इजराइल जो आतंकवादी में लड़ाई चल रही है उसके संदर्भ में यदि दोनों पक्षों का व्यू अगर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप मेरे असेसमेंट के मुताबिक यदि सत्ता में आते हैं या फिर से राष्ट्रपति बनते हैं तो रशिया यूक्रेन युद्ध के फ्रंट पर आप बड़ा परिवर्तन देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लगातार अपने बयानों में, अपने इंटरव्यूज़ में ये कहा है कि यदि वो फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो वो रशिया यूक्रेन के युद्ध को समाप्त कराने की दिशा में 24 घंटे के अंदर ही कोई बड़ा कदम उठा लेंगे। और ऐसे में वो इस बात का दबाव यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर बना सकते हैं कि वो रशिया के साथ बातचीत करें, और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहले भी वार्ताएं हुई हैं। तो ऐसे में वो अपने सीधे वार्ता को भी करके रशिया और यूक्रेन के बीच में संवाद को स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं, जिसकी की प्रबल संभावना है। लेकिन ये तभी होगा जब वो चुनाव जीतते हैं, तो ऐसे में एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है। जहाँ तक इजराइल के हमास के विरुद्ध और आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध का प्रश्न है, तो मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे नेता हैं जो कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में अमेरिका की तरफ से सबसे अधिक योग्य और सबसे अधिक इफ़ेक्टिव साबित हुए हैं। पिछले 2016 से 2020 में जब वो राष्ट्रपति थे तो उस समय उन्होंने आतंकवाद के विषयों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ की थी। इस्लामिक स्टेट का जो बेस था रक्का और मोसुल में, और अबू बकर अल बगदादी ने जो एक खलीफेट बना रखा था उसकी फ़िज़िकल टेरिटरी को उन्होंने पूरी तरह से तबाह कर दिया था। नंगरहार अफ़गानिस्तान का जो प्रोविंस है वहाँ पर इस्लामिक स्टेट खुरासान के ऊपर उन्होंने बड़ी कार्रवाइयाँ की थी, यहाँ तक कि मदर ऑफ़ ऑल बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल करते हुए उस पूरे बेस को हिट किया था। और ISIS को एक बहुत बड़ी क्षति उन्होंने पहुँचाई थी, उसकी फ़िज़िकल टेरिटरी को तो समाप्त कर दिया था। ISIS को सिर्फ अपने जो डिजिटल डोमेन है उसके माध्यम से वो सक्रिय रह पाया था। तो ये आतंकवाद के विषय पे डोनाल्ड ट्रंप का अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि पूरे विश्व को ये जो लड़ाई है आतंकवाद की, जो आतंकवाद का जो चुनौती है उसको लड़ने में बहुत मदद मिलेगी। अंत में मैं अवश्य ये कहूँगा कि जहाँ तक भारत और अमेरिका के संबंधों का प्रश्न है तो ये जो संबंध हैं प्रगाढ़ हैं, गहरे हैं, मजबूत हैं।
भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों और साझा चुनौतियों पर आधारित हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की बहुत बड़ी महत्ता है और अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति क्यों ना बन जाए, चाहे वो कमला हैरिस बने, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप बने, भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो लगातार हायर ट्रेजेक्टरी को अटेन करेंगे, उसमें लगातार सुधार आएगा। और मैं भारत और अमेरिका के संबंधों के संदर्भ में किसी तरीके के ऐसे परिवर्तन को नहीं देखता कि जिसमें कोई गिरावट हो, कुछ हो। और ये जो संबंध हैं, चूँकि हमारे संबंधों का आधार बहुत बड़ा है, गहरा है, और इसी वजह से सभी जो नेता हैं अमेरिका में, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी के हों, चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी के हों, सभी एक बाईपार्टीजान तरीके से इंडिया अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को सपोर्ट करते हैं। और यदि भारत की भी बात करें तो भारत में यदि आप कुछ वामपंथी दलों को साइड में कर दें तो भारत के जो प्रमुख जो दल है वो इस बात को वो भी अपना समर्थन देते हैं कि भारत और अमेरिका के संबंधों को बढ़ना चाहिए। मनमोहन सिंह जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील को साइन कराने में अपनी पूरी सरकार को ही दांव पे लगा दिया था, हम ये जानते हैं। तो और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी पिछले 10 वर्षों में भारत और अमेरिका के संबंधों को बढ़ाया है। यदि अमेरिका के पिछले राष्ट्रपतियों को देखें तो बिल क्लिंटन जो कि डेमोक्रेटिक थे, जॉर्ज डब्ल्यू बुश रिपब्लिकन थे, बराक ओबामा डेमोक्रेटिक, फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन, जो बाइडन डेमोक्रेटिक हैं। तो सभी राष्ट्रपतियों ने भी इंडिया अमेरिका के संबंधों को बढ़ाने का कार्य किया है। तो इसी वजह से मेरा मानना है कि भारत और अमेरिका के संबंधों में जो गहराई है, जो इसका जो मजबूत आधार है, उस आधार पे ये संबंध आगे बढ़ेंगे। छोटे विषय, छोटे बेटे जो ऐसे तनाव के विषय अवश्य आते हैं, लेकिन दो लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच की जो सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो अपनी असहमतियों के लिए सहमत होने के लिए तैयार होते हैं। वो नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठ करके, और जब कभी कोई विषय आते हैं, जैसे पन्नू की हत्या की साजिश के संदर्भ में जो एक विषय आया है, उसको अमेरिका और भारत ने नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत से रिजॉल्व किया है। और ये जो ऐसे जो भी विषय जब कभी भी आए हैं, चाहे वो डेबियानी खबरागड़े जो एक हमारी राजनयिक थी, उनके संदर्भ में एक विषय आया था, उसको भी अमेरिका और भारत ने बातचीत करके रिजॉल्व कर लिया था। तो आज भी भारत और अमेरिका के संबंधों में जो समझदारी विकसित हुई है वो बहुत ही गहरी है। और इसी वजह से चाहे अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति क्यों न बन जाए, भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है, जो कम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो लगातार हायर ट्रेजेक्टरी को अटेन करेगी। लेकिन अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो अमेरिका के लिहाज से और उसके साथ साथ भारत के लिहाज से कितना ज़्यादा अच्छा रहेगा? देखिए, कमला हैरिस अगर चुनाव जीतती हैं तब भी भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो गहरे होंगे, प्रगाढ़ होंगे। और एक बात यहाँ पर मैं अवश्य जिक्र करूँगा कि कमला हैरिस यदि जीतती हैं चुनाव तो ये भारत के लिए भी बहुत ही गर्व का दिन होगा। और क्योंकि वो भारतीय मूल की हैं, महिला भी हैं, महिला पहली कोई अमेरिका की राष्ट्रपति बनेगी, लेकिन वो उनकी माताजी श्यामला गोपालन वो भारत की तमिलनाडु राज्य की हैं, और उनके मामा जी अभी भी तमिलनाडु राज्य में हैं। और मैं अगर वहाँ पे थोड़ा अपना व्यक्तिगत मैं इसमें शेयर करूँ तो उनके जो मामा जी बालाचंद्रन, वो उनके साथ मेरा बहुत ही क्लोज एसोसिएशन रहा और मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडी एनालिसिस में उनके साथ बहुत ही क्लोजली वर्क भी किया है और उनको मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं। तो जो कमला हैरिस यदि चुनाव जीतती हैं तो ये पूरे भारत के लिए बहुत ही गर्व का दिन होगा। और ये लेकिन जहां तक उनकी नीतियों का प्रश्न है, मेरा ऐसा मानना है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो एग्जिस्टिंग जो भारत के संदर्भ में जो नीति थी कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, भारत विश्व इंडो पैसिफिक रीजन की सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक महाशक्ति है और भारत एक विश्व की सबसे तेज़ गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तो ऐसे में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपनी पूरी कोशिश की कि वो भारत और अमेरिका के संबंधों को आगे बढ़ाए। और अभी आप देख रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में जो वर्तमान समय में रणनीतिक साझेदारी है वो सभी सेक्टर्स में है, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, रक्षा हो, सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन हो, स्पेस और इंडो पैसिफिक रीजन, यहाँ तक कि भारत और अमेरिका अफ्रीकी देशों में जाकर के अपनी पार्टनरशिप करते हैं और अफ्रीकी देशों को मदद करते हैं। क्वाड के भी भारत अमेरिका मेंबर हैं और साथ ही साथ जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो अनेक इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जिसमें रूल्स बेस्ड ऑर्डर के ऊपर जहाँ कहीं भी उसमें खतरे आते हैं, दोनों मिलकर के अपना पार्टनरशिप करते हैं। डिफेंस कोऑपरेशन भारत और अमेरिका का अब इतना बढ़ चुका है कि दोनों देश न सिर्फ को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट की बात करते हैं बल्कि वो अपने
जो टेक्नोलॉजी है उसको शेयर भी कर रहे हैं। तो ये भारत और अमेरिका के संबंधों में लगातार गहराई आई है और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसके लिए कार्य किया है। कमला हैरिस उसकी पार्ट रही हैं, वो उपराष्ट्रपति हैं। तो ऐसे में यदि वो राष्ट्रपति बनती हैं तो वो उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगी और इन संबंधों को वो ऊंचे स्तर पर ले जाएंगी। आखिरी सवाल करूंगा, मतलब अगर दोनों में से कोई भी जीतता है तो भारत को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल, डरने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। डरने जैसा शब्द तो अप्रासंगिक है। जाहिर है कि भारत और अमेरिका के बीच में अपार संभावनाएं हैं और दोनों ही देश उन संभावनाओं की तलाश में लगातार कार्य करते हैं। भारत और अमेरिका के बारे में मैंने जैसा कि कहा कि हमारे शेयर्ड वैल्यूज़, शेयर्ड इंटरेस्ट, शेयर्ड अपॉर्चुनिटी और शेयर्ड चैलेंजेस के आधार पर ये संबंध बने हैं। लेकिन अब दोनों देश शेयर्ड विजन की भी बात करते हैं। यदि आप प्राइम मिनिस्टर मोदी की अमेरिका की यात्रा को देखें और राष्ट्रपति बाइडेन ने उनको जिस तरीके से अपने निजी आवास पे इनवाइट किया और 3 दिनों तक राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने सारे एंगेजमेंट्स को जो है सेकेंडरी रखते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उन्होंने अपने एंगेजमेंट को किया और उससे ये पता चलता और जिस तरीके के उपहारों का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान भी हुआ। ऐसे में ये जो पार्टनरशिप है और दोनों नेताओं के बीच में जो दोस्ती जैसी रहती है, जैसी केमिस्ट्री दिखती है, मेरा ऐसा मानना है कि कमला हैरिस भी यदि राष्ट्रपति बनती हैं तो वो केमिस्ट्री दिखेगी। लेकिन यदि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत ही अच्छे मित्रवत संबंध हैं और वो जो वर्किंग रिलेशनशिप जो थी उनकी, जो 2016 से 2020 की, वो फिर से रिवाइव होगी और उसमें हम बड़े डेवलपमेंट्स देख सकते हैं। भारत और अमेरिका वर्तमान समय में इस बात की अब कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो संबंध है वो सिर्फ बायर और सेलर का रिलेशनशिप न रह जाए। जैसे कि मैं इसमें विशेष रूप से मैं डिफेंस की बात कर रहा हूँ। अमेरिका से हमने C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट, P-8I मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट, अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर्स, ये अमेरिका से हमने लिए हैं। लेकिन अमेरिका से जेट इंजन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी एक समझौता हुआ पिछले प्राइम मिनिस्टर मोदी की अमेरिका की यात्रा के दौरान। तो और उसमें ये भी हुआ है कि अमेरिका न सिर्फ ये जेट इंजन भारत को प्रोवाइड कराएगा कि जो कि भारत अपने तेजस मार्क 2 जो फाइटर जेट भारत का अपना इंडिजिनस प्रोग्राम है उसमें उसका इस्तेमाल होगा और वो तेजस की क्षमता को और अधिक बढ़ाएगा। लेकिन जो भारत और अमेरिका के बीच में अब जो डिफेंस कोऑपरेशन हो रहा है उसमें दोनों ही देश को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। वो सिर्फ हथियारों को खरीदने और बेचने की बात नहीं है बल्कि साथ मिल कर के हथियार बनाने की बात अब करते हैं। और इस संदर्भ में भारत और अमेरिका के बीच में जो भारत का जो मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड का जो विजन है उसके तहत भी अमेरिका काम कर रहा है और अमेरिका अपनी असेंबली लाइंस यहाँ पर भी स्थापित करना चाहता है। और असेंबली लाइन ही नहीं बल्कि अपनी पूरी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो वर्क है वो भारत के साथ मिल करके करना चाहता है। तो ये भारत और अमेरिका के संबंधों में आते हुए विश्वास को दर्शाता है, जिसकी कि पहले कहीं न कहीं थोड़ी कमी देखी जाती थी। अमेरिका को कहीं न कहीं कोई शक से की नज़र से देखा जाता था, वो शक अब दूर हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि समाप्त हो गया है, वो जो अविश्वास बन रहा है लेकिन उसको बनाने की प्रक्रिया सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत और अमेरिका के संबंधों में डरने का जैसा तो कोई प्रश्न ही नहीं है, जैसे कि मैंने कहा। और इन संबंधों में अपार संभावनाएं हैं और ये इन अपार संभावनाओं को तलाश दोनों देश कर रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत और अमेरिका की साझेदारी यदि गहरी और प्रगाढ़ होती है तो इससे चाइना और पाकिस्तान जैसे जो भारत के एडवर्सरीज़ हैं, जो कि भारत को लगातार कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, भारत को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर लगाम लगाने में भी मदद मिलेगी। और भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी के संदर्भ में मैं अंत में प्रेसिडेंट बराक ओबामा के उन शब्दों को यहाँ पे मैं उसका उद्धृत करूँगा कि उन्होंने ये कहा था कि भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है वो 21वीं सदी को डिफ़ाइन करने वाली विश्व की सबसे महत्वपूर्ण पार्टनरशिप्स में एक है। तो ये जाहिर है कि इन संबंधों का जो की महत्ता है वो अमेरिका की लीडरशिप भी समझती है और हमारी भारत की लीडरशिप भी समझती है। शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो बिल्कुल विदेश मामले के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी हैं। इनका कहना है कि अमेरिका में कल जब निर्धारित होगा कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन बनता है, डोनाल्ड ट्रंप या फिर कमला हैरिस, दोनों ही मुद्दों में देखा जाए अगर दोनों चेहरों में से कोई भी राष्ट्रपति बनता है तो भारत के लिहाज से ज़्यादा ही अच्छा होगा। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, दिल्ली।
इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।